हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आपके साथ कंटिन्यू मतलब कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत को लेकर के आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। उसी सब्जेक्ट को लेकर के हम कंटिन्यू चल रहे हैं। इससे पहले आपने जो लेक्चर देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का देखा कि हम उसे इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या होते उसके स्रोत जाने थे हमने, जिसमें हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत और मतलब क्या आपके साहित्यिक स्रोत लिटरेचर। तो ये दोनों चीज़ें देखी, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के रूप में देखा और हमने लिटरेचर देखा। आज हम जो लेने जा रहे हैं, मैंने आपको बोला भी था कि आज हम जो डिस्कस करेंगे प्री हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आएगा प्राग ऐतिहासिक काल, जो आपका पहला टॉपिक भी है। और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम पूरा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन हिस्ट्री का पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल, और इसको हम कहते हैं क्या, प्री हिस्ट्री। क्या रहेगा, प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री को हमें पढ़ने के लिए हिस्ट्री का कोई भी पार्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें दो स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो मैंने बताया, मैंने आपको क्लू दिया भी था कि उन्हीं चीज़ों की हम बार बार चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों की, जिसमें खुदाई के द्वारा जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, और किसकी की बात करेंगे हम, उस समय के साहित्यिक स्रोतों की, लिटरेचर की। उस टाइम पीरियड में जो चीज़ें हमें मतलब लिखावट के रूप में मिलती हैं, या जो उस समय के जो लोग थे, जैसे वही बात हो गई ना कि सबसे पहले ये दुनिया कैसे बनी। जब आया तो सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे जो पूरा पृथ्वी जो थी गर्म थी, लावा था, आग का तपता हुआ। धीरे धीरे ये ठंडी होने के बाद यहाँ पे जो उत्पत्ति हुई, पानी की उत्पत्ति हुई, पानी से फिर जो हुई जीव की उत्पत्ति हुई। वो जीव मतलब कि कोशिका बनी, सेल बनी, और जिसमें एक कोश की जीव आए, मतलब कि जिसमें कोई रीढ़ की हड्डी ये सब चीज़ें नहीं थी, जैसे सबसे पहले जेलीफिश वगैरह। फिर धीरे धीरे ये एवोल्यूशन होता गया, और जब जाके मतलब मानव की उत्पत्ति हुई। जब यहाँ पे जो मानव रीढ़ वाले हड्डी वाले जानवर आ गए, मतलब विकास हो गया, पृथ्वी पर जंगल बना, पर्वत बना, तालाब बने, सब चीज़ें बनने के बाद तो जो प्रोसीजर यहाँ पे चला, तो सबसे पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई तो उस समय मानव का खान पान कैसा था। पहला मानव जो था यहाँ पे, जिन्हें हम आदि मानव के नाम से जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 क्लास है, जो क्लास 6 है, उसमें NCERT की बुक्स में भी देख लो आप, या फिर जो अपने अपने स्टेट के बोर्ड होंगे, उसमें पहला चैप्टर इसी के बारे में दिया रहता है कि किस प्रकार से एक एवोल्यूशन बताया जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स थे, उन्हें हमने होमो सेपियंस पर हमने नाम दिया। पहले जैसे निग्रोटो नाम देते थे, और उससे पहले देखेंगे तो अलग अलग नाम था, जैसे उनका कंपैरिजन करते हैं। तो धीरे धीरे एक उनका एवोल्यूशन हुआ। अब यहाँ पे जो आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आप यहाँ पे चीज़ें समझनी है मैं, कि उनका स्टार्टिंग में किस प्रकार की उनको जानकारी थी, किस प्रकार का उनको नॉलेज था, तो उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और उसके साथ साथ अब उन्हें कोई ऐसा भाषा तो आती नहीं थी, लैंग्वेज का भी विकास हुआ नहीं था, तो चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई। और उसी स्रोत में हम दो चीज़ें जानते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक और साहित्य स्रोतों की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमें इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें जाननी है, इसकी अगर मैं बात करूं तो प्राचीन इतिहास को, इसको प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया है, ऐसे करके देखो। पहला है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और हिस्टोरिकल। क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड बोल लो, हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब इसको हिंदी में कहूँ मैं, इसको और इसको हिंदी में प्राक इतिहास, प्राक इतिहास, इसको आद्य इतिहास, और इसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। तो इंग्लिश और हिंदी और मीडियम के दोनों होंगे, मैं उनके दोनों वोकैब का यूज करता जाऊंगा, आप आराम से बस समझ सकते हो। हिस्ट्री पढ़ने के लिए मीडियम में इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं, हिस्ट्री ज़्यादातर अगर आप हिंदी में ही सुनो तो अच्छा लगता है हिस्ट्री सुनने में, क्योंकि इंग्लिश में वो स्टोरी नहीं बता पाते हैं जिस प्रकार से बताना चाहिए, तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम हो आप आराम से कर सकते हो। तो मैं आपके साथ यहाँ लिखता जाऊँगा, तो आप यहाँ पर लिखते जाइएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्ट्री को मैंने बताया, प्री हिस्ट्री जैसे इतिहास की बात करूँ मैं, यहाँ पे
पे जैसे मैंने इस पार्ट को, जैसे प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया, तो प्री हिस्ट्री यही वाला पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। अब मैं बात करूँ अगर इन तीनों की, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि इतिहास को जानने के 2 स्रोत हैं। एक तो है आपका क्या, पुरातात्विक स्रोत, और एक है आपका साहित्यिक। तो देखो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत, तो देखो किसी को चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे साहित्यिक स्रोत कह लो, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, लिखित साक्ष्य। क्या, लिखित साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य या लिखित साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत, इसी को हम साक्ष्य भी कह सकते हैं, स्रोत या साक्ष्य। देखो तो इस समय पे अगर मैं बात करूं कि इस पीरियड में इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें समझना है आपको, ध्यान से थोड़ा देखना कि प्री हिस्ट्री में हमें यहाँ पे खुदाई से चीज़ें प्राप्त होती हैं और साहित्यिक स्रोत में हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पुरातात्विक स्रोत मतलब जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, किसमें, प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट कि ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है। अगर मैं बात करूँ पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो देखो औजार हमें प्राप्त हुए हैं, बस्तियाँ जो मिलती थी यहाँ पे, मानव बस्तियाँ तो मिलती हैं, एविडेंस, झोपड़ियाँ वगैरह, तो बस्तियाँ, औजार मिलते हैं यहाँ पे, और क्या मिलती है, अस्थियाँ, मतलब कि हड्डियाँ, अस्थियाँ मिलती हैं हमें, अस्थियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये साक्ष्य तो हमें पुरातात्विक से प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ लिटरेचर की, लिटरेचर एविडेंस की, लिखित साक्ष्य की, तो ये प्राप्त हमें यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो ये वाले ये चीज़ हमें प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। आप क्या लिखोगे, लिखित साक्ष्य नॉट फाइंड, क्या लिखोगे, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो ये हो गया। तो आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा मतलब कि एग्जामों में, तो क्या लिखित साक्ष्य, सबसे पहली बात क्या हो जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री में या प्राग इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलते हैं कि मतलब कि आपको पुरातात्विक, तो साक्ष्य पुरातात्विक मिलते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो मिलता है वो आपको क्या, औजार, बस्तियाँ, अस्थियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब मैं बात करता हूँ आदि इतिहास काल की, यहाँ पे इंपोर्टेंट है, आदि इतिहास काल में भी ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। आदि इतिहास काल में मतलब प्रोटो हिस्ट्री में ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होगी उन्हें पुरातात्विक कहेंगे, और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, लिखित साक्ष्य। तो देखो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें पढ़ा नहीं जा चुका, इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे कि जो प्रोटो हिस्ट्री है, आद्य इतिहास है, उसमें दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो इसमें केवल प्राप्त होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक या लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगर मैं बात वही करूंगा प्रोटो हिस्ट्री की, तो पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी इनको स्टडी नहीं किया गया है, अभी इनको स्टडी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं, ये आप किस समय की बात कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ पे समय आएगा हड़प्पा काल। क्या आ जाएगा, हड़प्पा पीरियड, हड़प्पा काल। तो हड़प्पा काल या मैं हड़प्पा समय की बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम पीरियड में अभी इनको पढ़ा या लिखा, मतलब सॉरी पढ़ा नहीं जा चुका है। अब मैं बात करता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपोर्टेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें भी बात करूँ मैं, दोनों साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक भी प्राप्त हुए, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और लिखित भी प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य। तो ये भी प्राप्त हुआ है और लिखित वाला भी प्राप्त हुआ है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, जिसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं। और ये पीरियड जाएगा आपका वैदिक सभ्यता के बाद, और इस पीरियड में जब वैदिक सभ्यता के बाद आ जाएंगे, तो इस पीरियड में क्या आ जाएगा, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बुद्ध
जैन और महाजनपद। तो ये पीरियड पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें हम बुद्ध को पढ़ेंगे, जैन को पढ़ेंगे, महाजनपद को पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री को हमें यहाँ पे 3 पार्ट में पढ़ना है, जिसमें प्री हिस्ट्री आएगा, प्राग इतिहास काल आएगा, दूसरा आएगा प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें आएगा मतलब कि आपका आद्य इतिहास काल, जिसमें प्रातः साक्ष्य देखो तीनों में मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है पहले वाले में आपको लिखित साक्ष्य यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलते हैं, इन दोनों में मिलते हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका। एग्जाम्पल की बात करूँ तो हड़प्पा है, हड़प्पा की बात कर रहा, और हिस्टोरिकल पीरियड है ऐतिहासिक काल की मैं बात करूं तो ये चीजें आपको जाके मिलती हैं किसमें, बुद्ध, जैन और महाजनपद काल। तो इन चीजों को हम आगे जाके यहाँ पे स्पेशली डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये देखा आपने मेरे साथ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब चलता हूं मैं आगे। देखो ये हिस्ट्री को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में पढ़ा कि कैसे डिवाइड करेंगे, कौन से साक्ष्य मिले जिनको पढ़ा है और कौन से साक्ष्य जिनको हमने नहीं पढ़ पाया है। तो ये आया, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है वो यहीं से पुटअप हो जाते हैं कि कौन से साक्ष्य हैं जिनको अभी नहीं पढ़ा गया है, कौन से ऐसे लिखित साक्ष्य हैं कि जिनको नहीं पढ़ा गया। तो वो हड़प्पा काल के बहुत सारी ऐसी मतलब कि यहाँ पे जो पत्थरों पे लिखी हुई या मोहरों पे जो सील मिली हैं या जो सिक्के मिले हैं, उनकी लिखावट को या उनकी मतलब जो उस समय पे जो लिखावट थी, जो लिखित साक्ष्य मिले, लिटरेचर मिले हैं, उनको अभी नहीं पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ा जा सका। ये सब चीज़ें अभी भी पूछी जा चुकी हैं एग्जामों में। अब मैं बात करता हूँ प्री हिस्ट्री की, और मैं स्टार्ट करता हूँ आपका मेन टॉपिक। ये मैंने हल्का आपको इंट्रो दे दिया समझाने के लिए। अब ये वही टॉपिक है जिसमें मैंने बताया, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, कि आप ये जानते हो कि इसमें क्या है, इसमें दोनों साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और इसमें क्या लिखित साक्ष्य भी। क्या मिला है इसमें? क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, और क्या मिला है? लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है, सॉरी मतलब यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारी मिलती है, तो हमें ज़्यादातर जो डिपेंड रहता है, जो हमें जानकारी देते हैं प्री हिस्ट्री की, तो वो हमें जानकारी देते हैं क्या? पुरातात्विक स्रोत। तो जानकारी प्राप्त होती है किसकी? प्राप्त होती है किसके बारे में? प्री हिस्ट्री के बारे में। तो प्री हिस्ट्री के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, वो इतिहास जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? यहीं पे होती है। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं इसकी खोज की बात करूँ कि ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, सबसे पहले भारत। देखो मैं यहाँ पे जो हिस्ट्री हम लोग ले रहे हैं, भारतीय इतिहास को लेकर के बात कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको विश्व की हिस्ट्री या विश्व इतिहास नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, या विश्व लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी प्रागैतिहासिक काल का, सबसे पहले खोज की बात। देखो अगर मैं खोजकर्ता की बात करूँ, खोज का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसकी खोज की जो इम्पोर्टेंस पॉइंट आता है इसमें सबसे पहले वो है, सर्वप्रथम एक मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और जिनका नाम था आपका रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कोशिश की थी 1863 में, और एक किसके थे? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। क्या? ASI क्या बोलेंगे? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल भी बोल रहे हैं, जूलॉजिकल भी। तो ये ऐसा, सॉरी ऐसा लिखो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? जो रॉबर्ट ब्रूस थे, एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे और एक पुरातात्विद थे। पुरातात्विद, पुरातात्विद का मतलब एक आर्कोलॉजिस्ट थे, मतलब जो खोदी गई वस्तुओं की उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट थे। और एक क्या थे? वैज्ञानिक थे, मतलब कि एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इनने सबसे पहले जो खोज की थी, कौन थे? इनने जो खोज की थी, वो खोज की थी इनने सबसे पहले पल्लवरम में। कहाँ पे जगह है? पल्लवरम। और पल्लवरम जो जगह आती है वो आपकी आती है कहाँ पे? ये आती है आपकी आज प्रेजेंट में तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु के पल्लवरम में इनने खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी? सबसे पहले इन्हें क्या यहाँ से औजार प्राप्त हुए थे। किस टाइप के औजार? जो प्राग इतिहास से संबंधित थे। कैसे औजार थे? पत्थर के थे। किसके थे? देखो मैं पहले ही बोला हूँ कि इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो स्टोन एज की बात करेंगे। और स्टोन एज को फिर हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ स्टोन एज की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इन्हीं ने यहाँ पे जो जानकारी दी थी और वो 1863 में ये बात यहाँ पे इनने स्पेशली बोली थी 1863 में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो आपने खोजकर्ता का नाम देखा कि सबसे पहले खोज का सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हो गया। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत के प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। इनको फादर कहा जाता है। किसका? प्रागैतिहासिक काल का फादर कहा जाता है इनको। क्या? जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, ये जो नाम है आपका, इनको क्या कहा जाता है? यहाँ लिख देता मैं कि अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल का या पीरियड का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि खोजों के कारण। किसकी? इनने खोज इतनी ज़्यादा की थी इनकी, इसलिए प्रागैतिहासिक काल की खोजों के कारण। किसके लिए? खोजों के कारण, क्योंकि इनने सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में बताया, इसलिए इनको प्रागैतिहासिक काल का क्या जनक कहा जाता है या फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इनको बोला जाता है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि उस समय पुरातत्वविद बन गया था, पुरातत्व विभाग बन गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन गया था, तो वो कौन थे? तो यहाँ पे देखो पुरातत्व विभाग, तो ये डिपार्टमेंट बन चुका था उस समय पे, क्योंकि आप खोज कहाँ करोगे? जो चीज़ें प्राप्त होगी यहीं ले जाओगे ना। तो 1861, अब ये देखो इनने खोज कब से की थी? 1863 में। वो मैटर अलग है, लेकिन पुरातत्व विभाग जो था ये बन चुका था, और ये मतलब आपका बन चुका था। और इसके जो थे तो वो इसके इम्पोर्टेंट जो पर्सन आते हैं वो आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? इसके जो महानिदेशक थे, प्रथम महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जो थे इसके जो चीफ थे, जो डायरेक्टर थे वो कौन थे इसके? अलेक्जेंडर कनिंघम। यही अलेक्जेंडर कनिंघम है जिनको पुरातत्व विभाग का क्या पिता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको पिता कहा जाता है, इसका फादर कहा जाता है। पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के टाइम पीरियड में ये चीज़ें यहाँ पे आई थी, और ये सब चीज़ें यहाँ पे स्पेशली करके बताई गई थी। तो इनको क्या? फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता। अब बात आती है, और ये फर्स्ट इसके चेयरमैन भी थे। क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन थे, तो ये लिख लेना आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब मैं 61 है। अब यहाँ पे गवर्नर कौन था? मतलब सॉरी 1857 की क्रांति हो गई, मतलब 1857 का रिवॉल्ट हो चुका है, सैनिक विद्रोह जो था हो चुका है। तो यहाँ पे अभी गवर्नर की पोस्ट नहीं है, ना गवर्नर जनरल। यहाँ पे कौन है? वायसराय की पोस्ट है। तो भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन आता है कि जब पुरातत्व विभाग बनाया गया तो वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय जो था, भारत का वायसराय, तो वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। ये सब क्वेश्चन पूछे गए आपके, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग की प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। और यहाँ तो देखो हमने यहाँ देखा कि वायसराय कौन था। तो इस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उसी की चेयरमैनशिप में इस किनको? अलेक्जेंडर कनिंग को बनाया गया। तो मतलब क्वेश्चन अगर आता है कि पुरातत्व विभाग का पिता किसको कहा जाता है या फादर किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को किया जाता। अगर खोजकर्ता मतलब क्या कहे कि प्रागैतिहासिक काल का खोजकर्ता है, फादर किनको कहा जाता है? जनक, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को, जिसने सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में बात करी। अब मैं थोड़ी एक जो इम्पोर्टेंट स्पेशल जो क्वेश्चन बनता है, जो पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, ये किस विभाग के अंतर में आता है? जो ये विभाग है किस विभाग के आता है? संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है। अब मैं थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट है, पुरातत्व विभाग बना कब था? तो एक पॉइंट देखो आप लिखा चुके हो 1861 में। तो पुरातत्व विभाग का जोन अभी वर्षगांठ मनाई गई थी, मतलब कि एनिवर्सरी मनाई गई थी। तो 150वीं वर्षगांठ
जो सेलिब्रेट की गई थी वो की गई थी 2011 में। कब किया गया? 2011 में। अगर मैं बात करूं 2021 में कौन सी कंप्लीट हो गई, तो 160 में हो गई। तो ये आप लिख सकते हो कि 2021 की अगर मैं बात करूं 2021 में कौन सी वर्षगांठ हो गई? 160वीं। तो ये आप लिख सकते हो, बाकी बना देते हैं। करंट अफेयर के आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल एग्जाम को देखिए कि 100वीं वर्षगांठ, 150 वर्षगांठ, 200 वर्षगांठ, जैसे आजकल कंटिन्यू इस प्रकार से क्वेश्चन कंटिन्यू बनते चले आ रहे हैं। अभी जैसे कि अभी आप देखो उनका आपका क्या है उसका 1917 में जो चंपारण हुआ था, और 1917 से आप कंटिन्यू जोड़ लीजिए, जैसे कि आप 100 वर्ष करके जोड़ोगे तो 2017 में उसकी वर्षगांठ बनाई गई थी 100वीं। तो 100वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? 2017 में बनाई गई। तो अभी ऐसे ही करके क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर के पूछ भी रहा है, तो ये चीज़ आप भी कनेक्ट करके रखना, तो ये चीज़ बताई गई। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस तो चल रहा था, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या था कि बात ये आ रही थी कि जो ये पीरियड जो जा रहा था, इतिहास को डिवाइड करने का काम कौन करेगा। जैसे स्टोन एज थी, स्टोन को अभी इनको डिवाइड कौन करेगा, तो यहाँ पे एक नाम मिलता है जो आपके डेनमार्क के हैं, एक बंदा है थॉमसन। थॉमसन कहाँ के हैं? ये कोपहेगन, पता है क्या है? ये डेनमार्क की राजधानी है। क्या है? डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क राजधानी कोपहेगन। तो कोपहेगन के थे, तो कोपहेगन क्या संग्रहालय में इनकी पोस्टिंग थी, वहां पे जो म्यूजियम है उसमें ये ऑफिसर थे, तो थॉमसन थे। थॉमसन ने इसी हिस्ट्री को, स्टोन एज को मैं कह सकता कि उन्होंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, और ऐसे करके हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो थॉमसन ने एक चीज़ बताई थी किसको? प्री हिस्ट्री को। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, इनने प्रागैतिहासिक काल को, यहाँ इनने प्राचीन इतिहास को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनने प्राचीन इतिहास को या प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा। इनने स्पेशली बात कर दी कि हम जो इतिहास को जो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है कि किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था, जो कोपहेगन म्यूजियम में और एक मतलब ऑफिसर अपॉइंट थे, मतलब एक पुरातत्वविद थे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहले भाग में इनने क्या बताया? पाषाण काल, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको हम पढ़ेंगे पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं स्टोन एज। दूसरा फिर इन्होंने कहा क्या, यहाँ पे स्पेशली बोला क्या, आपका आ जाएगा क्या? ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण में बांटा, इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज एज। फिर तीसरा बांटा इन्होंने क्या? आयरन एज मतलब लोह युग। तो इन्होंने क्या? लोह युग में बांट दिया इसको। तो ये किसने बांटा था? ये बांटा था थॉमसन ने, जो कहाँ की थी? कोपहेगन। कोपहेगन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है, और जो आपका देखोगे यूरोप का एक कंट्री है, और स्कैंडिनेविया कंट्री भी कहते हैं। डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब आपस में लगे हुए हैं। आप एक बार मैप पे इनकी लोकेशन जरूर देख सकते हो। तो ये 3 पार्ट में इन्होंने बांटा था। इसी पोर्शन को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमने देखा, क्या देखा आपने कि हिस्ट्री का जो है प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी जानकारी कहाँ, किसकी? पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें इनकी प्री हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूँ खोज की, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो क्या थे? वैज्ञानिक या पुरातात्विक थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले इन्हें साक्ष्य मिला पल्लवरम में। पल्लवरम के तमिलनाडु में सबसे पहले औजार जो मिले थे वो पत्थर के मिले थे, इससे ये जानकारी मिलती है। रॉबर्ट ब्रूस फूड को प्रागैतिहासिक काल का जनक फादर कहा जाता है इनकी खोजों के कारण। लेकिन अगर मैं बात करूं पुरातत्व विभाग जो था उसके निदेशक कौन थे, तो महानिदेशक जो थे ये आपके थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और जो 1861 में। और भारत का वायसराय इस समय अगर मैं देखूं कि इस टाइम पीरियड में कौन था भारत का वायसराय, पुरातत्व विभाग जब बना तो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपने देखा यहाँ पे पुरातत्व विभाग जो आता है वो संस्कृति मंत्रालय के अंदर में आता है, और 2011 में 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और ये इनका देखो तो थॉमसन ने कोपहेगन के, डेनमार्क जो राजधानी है कोपहेगन की, वहाँ के म्यूजियम में एक कौन थे? जो थॉमसन है। कौन है तुम्हारे? पुरातत्वविद हैं। कौन है? पुरातत्वविद है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट है। उनने इतिहास को 3 पार्ट में बांटा है। तो ऐसे करके उनने 3 चीज़ें यहाँ पे थॉमसन ने स्पेशली करके यहाँ पे बताई है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी जो CDS का जस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका CDS का जो एग्ज़ाम था अभी नवंबर वाला, ये जो एग्ज़ाम हो गया, तो नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ बता भी दूँ कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्हीं ने आगे जाके जो अपने विश्वविद्यालय हैं, अपने
कौन से? नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, और भी जितने भी बौद्ध के स्तूप हैं जो वहाँ पे, क्या बौद्ध स्तूप, तो बौद्ध स्तूप है, इनके बारे में भी जानकारी देते थे, मतलब कि इनके बारे में भी खोज की थी। खोज का मतलब था जो यहाँ पे चीज़ें मिली हैं, खोज की, मतलब खोज करने का मतलब ये नहीं कि इनको ढूंढा था नालंदा विश्वविद्यालय को, ऐसा नहीं बोला। खोज करने का यहाँ पे मतलब था कि इनके बारे में जो एविडेंस थे, जो लिखा कि किस मिट्टी, किस पत्थर या कितना पुराना, ये सब डाटा इनने दिया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनने बताई। तो नालंदा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन अभी आया था, और तक्षशिला, ये सब चीज़ें थी इनमें, लेकिन नालंदा स्पेशल था जो बिहार में है। आप मुझे कमेंट कर बॉक्स में ज़रूर बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, किस शासक के द्वारा बनाया गया था। मिलते हैं हम लोग। हाँ, एक बात कहूँ, एक बात आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सभी जो मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि आप मेरे साथ कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, रहना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो लेक्चरों को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। सीधा मतलब कि यहाँ का जो लिंक दी रहती है, उस लिंक को उठा के जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जो रिलेटिव है उनको शेयर कीजिए, जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके, सही पढ़ सकें, और ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। आप अपना प्यार मुझे कंटिन्यू बना के रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।